नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ी खबर में हरियाणा के बजट 2016-17 की बात करेंगे। कैसा होगा इस साल का बजट? वित्त मंत्री साहब, जरा सुनिए, इस बजट में क्या चाहती है सूबे की आवाम? 21 मार्च सोमवार को पेश होने जा रहे प्रदेश के साल 2016-17 का बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, ये तो बजट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से सूबे की जनता ढेरों उम्मीदें लगाए बैठी है। सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन जनता के बीच उत्सुकता अभी से नजर आने लगी है। बजट से जनता को बेहद उम्मीदें हैं। बड़ी खबर के बजट स्पेशल में आज हरियाणा बताएगा कि वित्त मंत्री जी से बजट में क्या चाहती है जनता। लेकिन कैसा होगा वित्त मंत्री का बजट, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बजट जो है पेश करने जा रहे हैं, इस बजट पर किस चीज पर फोकस रहेगा सरकार? हमारी कोशिश होगी कि हरियाणा की जनता के इस पूरे पिछले दिनों जो जख्म मिले हैं उन जख्मों पर मलक लगाएं और हरियाणा को आर्थिक उन्नति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी है हरियाणा के नौजवानों को रोजगार सृजन, रोजगार की संभावनाएं हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि किसी को न तो अपने रोजगार के लिए हाथ फैलाने पड़े और न किसी को इस प्रकार से अनावश्यक संघर्ष करना पड़े। इस बार बजट से छोटे व्यापारियों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। हैपनिंग हरियाणा के बाद छोटे उद्योगपतियों को उम्मीद है कि सूबे में औद्योगिक विकास के लिए सरकार न सिर्फ छोटे कारोबारियों को टैक्स में राहत देगी, बल्कि इस बार बजट में दुकानदारों का भी ख्याल रखा जाएगा। महंगाई कंट्रोल करने की मांग जनता के बीच लगातार उठ रही है। इससे हमें टैक्स फ्री हो जाए तो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चाहते हैं कि जो बजट आ रहा है हरियाणा सरकार पेश कर रही है, उनसे छोटे जो व्यापारी हैं उनको लाभ होना चाहिए। जो कपड़े पे टैक्स है उसको फ्री कर देना चाहिए। और बजट ऐसा होना चाहिए जो हरियाणा सरकार नवा बजट लेकर के आए, जैसे गरीबी दबका, रिक्शा चलाने वाला हो गया, रेडी लगाने वाला हो गया, कोई भी मजदूर आम आदमी इस बजट के अंदर ना पीसे। बजट आने वाला कैसा बजट चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो आने वाला बजट है पहले वाली महंगाई से थोड़ा कम हो और आम आदमी के, जनता के हक में हो। हैपनिंग हरियाणा के सक्सेस पर भले ही सरकार गदगद है, लेकिन यमुनानगर, जिसे मेटल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यहाँ उद्योगपतियों का कहना है कि सिर्फ उत्तरी हरियाणा में सरकार ने सफेदा और पॉपुलर की लकड़ी पर मार्केट फी लगाई हुई है। कारोबारी इसे गलत मानते हैं। इनकी मांग है कि प्लाई उद्योग पर लगाए गए टैक्स को 0% किया जाए। मेटल उद्योगपतियों के मुताबिक सरकारी नीतियों की वजह से मेटल उद्योग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा पहले पोर्ट से आने वाले सामान पर लगने वाले किराए का कुछ हिस्सा सरकार माफ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश न आने से उद्योगपतियों में खासी निराशा है। कुछ कारोबारियों का तो मानना है कि सूबे में निर्माण क्षेत्र को बेहतर दिशा देने के लिए जरूरी है कि सरकार कर में राहत दे, ताकि रोजगार ज्यादा उत्पन्न हो सके। इससे हमें टैक्स फ्री हो जाए तो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चाहते हैं कि जो बजट आ रहा है हरियाणा सरकार पेश कर रही है, उनसे छोटे जो व्यापारी हैं उनको लाभ होना चाहिए। जो कपड़े पे टैक्स है उसको फ्री कर देना चाहिए। और बजट ऐसा होना चाहिए जो हरियाणा सरकार नवा बजट लेकर के आए, जैसे गरीबी दबका, रिक्शा चलाने वाला हो गया, रेडी लगाने वाला हो गया, कोई भी मजदूर आम आदमी इस बजट के अंदर ना पीसे। बजट आने वाला कैसा बजट चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो आने वाला बजट है पहले वाली महंगाई से थोड़ा कम हो और आम आदमी के, जनता के हक में हो। वित्त मंत्री साहब, उम्मीदों की लिस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बढ़ती महंगाई से निपटना आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और बजट में इसका निदान भी चाहती है जनता।
बार बार हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इसको बिजली को ठीक करो, बिजली का रेट ठीक करो। आपने कई किस्म के रेट्स लगा दिए इसमें, एसीडी, फ्यूल सरचार्ज, किलोवाट से आपने केवीए पे कर दिया, उसको फिक्स चार्जेस कर दिए। ये क्या तरीका है? आप एक रेट होता था पहले, हमेशा एक, दूसरी स्टेट्स में एक रेट है बिजली का। हमारी उम्मीद है कि जो टैक्सों का बोझ जनता के ऊपर डाला हुआ है उसमें राहत मिलनी चाहिए, ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको राहत मिल सके। वित्त मंत्री जी, घर का बजट चलता है श्रीमती जी की रसोई से। बजट बिगड़े तो खाने की थाली में आइटम के साथ साथ स्वाद भी गायब हो जाता है। कृपा करें बजट में रसोई को राहत मिले। महंगाई पहले इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और महंगाई बढ़ने की आशा है, तो हमारी सरकार से उम्मीद है कि वो इस तरफ ध्यान दे। और जो एक महिला है उसको किचन संभालना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। निराशा के बीच आशा की उम्मीदें हैं, इंतजार है राहत का। लेकिन आम आदमी को बजट से राहत मिलेगी या नहीं, और क्या इस बार उम्मीदें साकार हो पाएंगी, ये सोमवार को मालूम चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चले तो रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि बड़ी खबर में आज हम बजट पर विशेष चर्चा करेंगे, खास चर्चा करेंगे। उस चर्चा के लिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं अमित नेहरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बजट सोमवार को पेश होना है, लेकिन उत्सुकता अभी से है। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, तब मैंने देखा कि आप उसे कितना ध्यान से देख रहे थे, लोग क्या कह रहे हैं और कैप्टन साहब क्या कह रहे हैं। आपको लगता है बजट वाले बाबू इन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये 21 तारीख को पता चलेगा जी। लेकिन बजट के बारे में अगर चर्चा करनी है तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। मोटा मोटा क्या होता है कि लोगों की अपेक्षा क्या है। हमने जो प्रतिक्रियाएं देखी हैं कि सरकार के पास पैसा तो खूब आए, हाँ, ठीक है, हाँ, लेकिन टैक्सेस कम से कम हो जी, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों सिरों को मिलाना एक चुनौती होता है हर सरकार के। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लेके आया जाए और टैक्स स्लैब को कम किया जाए। तो ये एक अच्छा डिसीजन होता है। तो इस तरह का अगर डिसीजन करती है तो हम मानेंगे कि ये पॉजिटिव बजट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर टैक्स के दायरे में हम लाएंगे तो निर्माण क्षेत्र के जो लोग, चलिए ठीक है, कपड़े के व्यापारी जो कह रहे हैं कि आप हमारा जो कर है वो 0% कर दीजिए, ये एक आधा अगर छोड़ दे। निर्माण क्षेत्र को लेकर जो कहना है, निर्माण क्षेत्र में जो भी लोग हैं वहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं या एक दशक से काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर यहाँ बेहतरी लानी है तो कर मुक्त करना होगा, तभी बेहतरी आ पाएगी। तो इसको देखते हुए क्या कर पर कुछ काम किया जा सकता है? देखिए नामिका, टैक्स स्लैब अलग है। हालांकि जो गार है और जो अभी चल रहा है लोकसभा में, हाँ, जो टैक्स पूरे देश में समान करने की, वो एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन फिलहाल जब तक वो नहीं हो जाता वहाँ पे समाधान, तो उसका ये है कि आप टैक्सों को कम करें, लेकिन इतना कम करें कि लोगों को महसूस ना हो। उससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके दायरे में आ जाते हैं। उसमें आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसमें क्या है कि अगर टैक्स ज्यादा होता है, मान लिया किसी चीज पे 20% टैक्स है, तो लोगों को चुभता है वो, और वहां पे टैक्स ना देके वो थोड़ा बहुत कम वैसे पैसा देके टैक्स को चुराते हैं। ठीक है ना, मैं सब लोगों पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल सी प्रक्रिया है। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर आप उस चीज पे 4% दे दो तो भ्रष्टाचार की भी समाप्ति होती है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें सोचनी होंगी। दूसरी बात जो आई है, हमने टच नहीं किया लेकिन उसमें टच करना चाहिए था इस प्रोग्राम में, फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो, जो राजकोष का घाटा है वो कम से कम होना चाहिए। देखिए आज के दिन मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है हरियाणा गवर्नमेंट पे। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि वो कर्ज आप कैसे चुकाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि साहब को बताना चाहिए। हाँ, 25 से 30% जो पैसा है हमारा टैक्सेस है वो उसके ब्याज में ही चला जाता है, ठीक है ना। तो वो जो बचता है उससे फिर तनख्वाहें देने के काम आता है वो कर्मचारियों के। तो लोगों के जो कल्याणकारी काम है उसके लिए पैसा बहुत कम बचता है। और देखिए बड़ी अफसोसजनक स्थिति है वो प्राकृतिक आपदा जिसको हम कह सकते हैं इस सरकार के साथ। पहले गेहूं की फसल खराब हुई पिछले साल, तो 1100 करोड़ रुपया अलग से देना पड़ा किसानों को। उसके बाद सफेद मक्खी का प्रकोप आया कपास में,
लगभग 900 करोड़ रुपया फिर बांटना पड़ा सरकार को। उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसमें भी काफी सारी जो राशि है वो मुआवजे में दी गई। तो देखिए ये एक अनायास सी स्थिति बन गई थी जो न चाहते हुए हुई। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं उनको तो हम दूर नहीं कर सकते। ये जो तमाम चीजें आप गिनवा रहे हैं ना अमित जी, इन सभी को अगर ध्यान में रखा जाए, अभी और मुआवजा देना बाकी भी है, चाहे आंदोलन के दौरान जो नुकसान हुआ है उसे देखते हुए मुआवजा दें, या अभी पिछली फसल का भी मुआवजा काफी कुछ बाकी है। इस फसल में भी आप देखिए काफी ओलावृष्टि हुई, बारिश, और अभी भी बाहर बारिश का ही मौसम बना हुआ है, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पहले गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, सरसों और टमाटर, तमाम तरह की सब्जियां बर्बाद हो गई। तो यहाँ पे जो पैसा जा रहा है, फिर आपने फिजिकल डेफिसिट की बात की, राजकोषीय घाटा कम होना चाहिए, सरकार पहले से घाटे में है। तो क्या ये बजट शानदार, उतना जानदार हो पाएगा जितना कि कैप्टन साहब अभी इस रिपोर्ट में कह रहे थे? देखिए जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है। हालांकि ये तो हर वित्त मंत्री कहता है और कहना भी चाहिए, लेकिन क्या है कि लगता नहीं कि इतनी जल्दी इन सभी चीजों का समाधान हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ और चीजें भी शामिल हैं इसमें। हाँ, वो कुछ और चीजें जानने के लिए मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच में निकल कर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर पहले बताए। एसवाईएल विवाद पर पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का बयान, इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के बयान के रूप में एसवाईएल को सियासी मुद्दा ना बनाया जाए, गोपाल कांडा का ये बयान। पूर्व गृह राज्य मंत्री है गोपाल कांडा। पंजाब सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, मौजूदा हालात में केंद्र की भूमिका अहम हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री है गोपाल कांडा, जिन्होंने बयान दिया राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी है, हरियाणा के हित में केंद्र सरकार सही कदम उठाए, हरियाणा के हित में उठाए। एसवाईएल विवाद पर पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का बयान, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के बयान के रूप में एसवाईएल को सियासी मुद्दा ना बनाया जाए, ये बयान दिया है। ये कहा है गोपाल कांडा ने, पंजाब सरकार का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, मौजूदा हालात में केंद्र की भूमिका अहम हो जाती है। जो घमासान, जो सियासी घमासान दोनों ही राज्यों के बीच में एसवाईएल को लेकर देखा जा रहा है, उसे देखते हुए उस पर ये बयान दिया गोपाल कांडा ने, पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने, कि मौजूदा हालात में केंद्र की भूमिका अहम हो जाती है, केंद्र को चाहिए कि वो हरियाणा के हित में कदम उठाए। तो बड़ी खबर, एसवाईएल विवाद पर बोले हैं पूर्व मंत्री गोपाल कांडा, एसवाईएल को सियासी मुद्दा ना बनाया जाए, इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। पंजाब सरकार का जो फैसला है एसवाईएल को पाटने का, नहर को भर देने का, किसानों को उनकी जमीन वापस कर देने का, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। चलो, तो इस बड़ी खबर से पहले हम अपने मेहमान राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी से बात कर रहे थे। अमित जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। शिक्षा भारती रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कलायत कैथल एफिलिएटेड टू सीबीएसई, एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स के हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। जस्ट हैव ए लुक ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आर्चरी, टेबल टेनिस, जूडो, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स। You will have all facilities like national level infrastructure and guidance of international coaches and players, NIS qualified coaches, hostel facilities for boys, concession for national and state position holders. So come and be the part of Shiksha Bharati Kalayat Kaithal.
एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। अमर शहीदों की यादों में सजेंगे खूब अखाड़े। डम 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 ढोल बजे, दंगल में बजे नगाड़े हैं। पकड़ पकड़ के जकड़ जकड़ के एक दूजे पे दहाड़े। भारत केसरी बनेगा वो है जो कुश्ती में सबको पछाड़े, है जो कुश्ती में सबको पछाड़े। अमर शहीदों की याद में 21 से 23 मार्च 2016 को हरियाणा में देश के सबसे बड़े भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। फ्री स्टाइल कुश्ती के इस इनामी दंगल में विजेता पहलवान को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, उप विजेता को मिलेगा 50 लाख का इनाम और तीसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव हरियाणा में शाम 4 से 9 बजे तक होने वाले इस दंगल में आप सभी आमंत्रित हैं। शेखावटी पब्लिक स्कूल डूनलोड, co-educational English medium residential cum day school affiliated to CBSE, world class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity and top class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Download and visit our website. इंडिया यानी कि भारत, और मेरे साथ इसी नाम से एक शख्स भारत कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं खेल हरियाणा में। आज हम बात भारत कुमार की करेंगे जो कि भारत को बुलंदियों पर ले जाने की पूरी कोशिश में है और कई जगहों पर ले भी गए हैं। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। एक राज जो है या नहीं, सिर्फ किस्से, कहानियां या फिर सच, इस रहस्य से उठेगा पर्दा। रात 9:30 बजे सिर्फ रहस्य में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो बड़ी खबर में हम लगातार बात कर रहे हैं, बनेगा या फिर बिगड़ेगा बजट। बनेगा तो कैसे बनेगा और बिगड़ेगा तो क्या कारक उसके पीछे रहेंगे, यही हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हैं अमित नेहरा जी से। अमित जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आपकी बात पूरी करने का भी मौका दे रही हूँ। और साथ ही मेरा ये सवाल कि पहले से ही फिजिकल डेफिशिएट में है सरकार, तमाम तरह के नुकसान हमने देखे, चाहे वो मौसम की वजह से रही हो या फिर आंदोलन की वजह से रही हो, इसके अलावा भी दूसरे कारक रहे हो। लेकिन हैपनिंग हरियाणा जो सरकार ने ये जो समिट रखा इस बीच में, उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, खासकर छोटे उद्योगपतियों की, छोटे व्यापारियों की और उनके साथ साथ दुकानदारों की भी, कि हमारे लिए कुछ नया हो सकता है। अब जब आएंगे बजट वाले बाबू तो उनके पिटारे से लोग सकारात्मक ही देख रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी तमाम चुनौतियों के बाद भी सरकार खरी उतरेगी, कैप्टन साहब खरे उतरेंगे? इसके अलावा किचन को लेकर भी तमाम तरह के आपने देखे, लोगों को उम्मीदें हर बार होती है, हर बजट से होती है कि इस बार हमारी थाली में पहले के मुकाबले 2 आइटम ज्यादा होंगे। तो आपको लगता है कि लोगों की निगाहें जितनी उत्सुकता से, जितनी एक्साइटमेंट के साथ लोग देख रहे हैं इस बजट को, वो थोड़ा बहुत भी पूरा हो पाएगा वर्तमान परिस्थितियों में? देखिए, आपने बड़े वाइड स्पेक्ट्रम में पूछा है हाँ। सवाल ये। हाँ। तो सिलसिलेवार आते हैं। जरूर। हैपनिंग हरियाणा, देखिए सरकार ने दावा किया है कि 5,86,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, लेकिन वो कागजों में कहीं नहीं दिखाई देता अभी। ठीक है, क्या हुआ है, जमीनी स्तर पर अभी नहीं दिख रहा। जमीनी स्तर पे तो और भी बाद में आएगा। बिल्कुल, कागजी स्तर पे उनके फाइलें आए या कुछ और हो, तो देखिए सबसे बड़ी जो बाधा है हैपनिंग हरियाणा में, जो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप, अब वो जमीनों के रेट्स हैं हरियाणा में। जिस तरह पिछले 7-8 साल में जमीनों के सर्कल रेट बढ़ाए गए, साल में 2-2 बार, 3-3 बार। देखिए, जिस जमीन का सर्कल रेट 3,000 रुपए गज था, आज के दिन वो कहीं कहीं तो 70,000 रुपए, 1-1 लाख रुपए गज तक हो गया है, ठीक है ना, प्रति वर्ग गज। तो क्या है कि जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं कि उद्योगपति जमीन लेगा या उस पर फैक्ट्री बनाएगा। देखिए, उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होती है, उस पर रनिंग कॉस्ट भी, यानी कि कागजों में अभी कुछ नहीं है और आगे भी दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। सबसे पहले जमीनों को सस्ता करना पड़ेगा और सर्कल रेट कम करने पड़ेंगे। देखिए, उसमें क्या होता है, अगर सर्कल रेट कम करेंगे तो रेवेन्यू कम आएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रियां जो होंगी वो कम कीमत में होंगी, कम कीमत में होंगी तो टैक्स कम आएगा, टैक्स कम आएगा तो सरकार के पास पैसा भी कम आएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के आगे कि जमीनों के रेट कम कैसे किए जाएं, ठीक है ना। तो हैपनिंग हरियाणा में सबसे बड़ी चुनौती जमीनों के रेट्स होंगी। और दूसरी बात जो आपने कही कि आम आदमी की रसोई का खर्च है, आम आदमी का खर्च है, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि आजकल ये बात 20 साल पहले तो थी कि बजट में ही जो टैक्स लगते थे, हाँ, ठीक है, वो पूरे साल चलते थे, उस जो फाइनेंशियल ईयर है, बहुत पहले हाँ। लेकिन आज के दिन क्या है कि हम देखते हैं कि साल में 2-2, 3-3 बार भी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सरकार को एश्योरेंस देना पड़ेगा कि हमने जो फैसला कर दिया है वो पूरे वित्त वर्ष में लागू रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। तब तो औचित्य है, नहीं तो अगर रुख ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बजट पेश करने की जो परंपरा वही खत्म करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि सरकार जब चाहती टैक्स लगा देती है। तो इस पे भी सोचना पड़ेगा कि आप जो तय करें वो पूरे साल उसमें। अब देखिए, एक छोटा सा सवाल, कुछ नया देंगे या नहीं देंगे अलग बात, लेकिन महंगाई से क्या पार पाएगी जनता? यहाँ पर कुछ काम कर सकती है क्या सरकार कि महंगाई ही थोड़ी बहुत नीचे की तरफ उसका ग्राफ लेकर आए? देखिए अनामिका, ये सिर्फ राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है महंगाई कम करना।
इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए। ज्यादातर टैक्स ऐसे होते हैं जो सेंटर लगाता है, तो उनको कम करना सरकार के बूते की बात नहीं होती। सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं, उसमें इतना ज्यादा राहत नहीं मिल पाती। तो उसमें क्या है कि दोनों सरकारों का जब मिलके क्या बिल्कुल क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो वाकई देखने लायक होगा कि इन तमाम चुनौतियों से उबर कर कैसे कैप्टन साहब अपना बजट का बक्सा लेकर आएंगे, क्योंकि बजट वाले बाबू से लोगों को खासी उम्मीदें हैं। अमित नेहरा जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। इसके साथ ही बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।